कहानी स्मृति। सन 1908 की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। सायकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट आओ। मैं घर की ओर चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा है। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि कहीं बेर खाने के अपराध में तो पेशी ना हो, पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भ्रम दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डालाओ। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में ही चिट्ठियां निकल जाएं। ये बड़ी ज़रूरी हैं। जाड़े के दिन थे ही, तिस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठुरा रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने भुजाने के लिए थोड़े से चने एक धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल की डंडे से जितना मोह था, उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन बन चुका था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झूरे जाते थे। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने एक टोपी में रख लिया, क्योंकि कुर्ते में जेबें ना थीं। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ 36 फुट गहरा था। उसमें पानी ना था। उसमें ना जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी वानर टोली थी। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे। हमको कुएं में उझकने की सूझी। सबसे पहले उझकने वाला मैं ही था। कुएं में झांककर एक ढेला फेंका। उसकी आवाज़ कैसी होती है, उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी। पर कुएं में ज्यों ही ढेला गिरा, त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो फुसकार से चकित हो गए, जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। उसके उपरांत सभी ने उचक उचक कर एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह कहे लगाए। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रायः प्रतिदिन ही कुएं में ढेले फेंके जाते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। यह रोजाना की आदत हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस वक्त बहुत बड़ा काम समझता था। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जाग गई। मैं कुएं की ओर बढ़ा। छोटा भाई ऐसे पीछे हो लिया जैसे बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उचककर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। पर मुझ पर तो जैसे बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटते हुए कुएं में गिर रही थीं। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है, उसी भांति वे चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गईं। मेरी तो जान निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है। पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थीं। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके से कारण कुएं में गिर गया होता। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे, छोटा भाई ढाड़े मारकर और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा, पिटने की भय, उद्वेग से रोने का उफान आता था। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू ढलक ही आते थे। माँ की गोद की याद आती थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड़ प्यार करके कहते कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएंगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए। पर उस समय झूठ बोलना मैं जानता ही ना था। घर लौटकर सच बोलने से रुई की भांति धुनाई होती। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था।
सच बोलकर पिटने की भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के ना पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं सिसक रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जाता था। कहीं भाग जाने की तबीयत होती थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार मेरे कलेजे पर फिर रही थी। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या। मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और फल, उसे फल की क्या चिंता। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विस्तर से भिड़ने को तैयार हो गया। पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन हो गया था। सांप से बचकर दूसरा जन्म या फिर इसकी कोई चिंता न थी, पर विश्वास था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियाँ उठा लूंगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते मैंने कुएं में घुसने की ठानी। छोटा भाई रोता था, और रोने का तात्पर्य था मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है, यद्यपि वह शब्दों में न कहता था। वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में बैठी हुई थी, पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ करने के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, 2 कानों से बंधी हुई धोतियाँ, 5 धोतियाँ और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी हुई। हम लोगों ने धोतियाँ एक दूसरे से बांधी और खूब खींच खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी हैं या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम नहीं रखा। धोती के एक सिरे पर एक डंडा बांधा और कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग, वह लकड़ी जिस पर चरसापुर टिकता है, कि चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई फिर रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया कि मैं कुएं में नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय न था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय न था। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा होगा, तब ध्यान से नीचे को देखा। अकल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ था, लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था। आधा अग्रभाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था, मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था। इसी कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। सपेरा जैसे बीन बजाकर सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा हो जाता था, फुकार मारकर चोट करता था, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी मैं, उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था।